जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, भारतीय नौसेना के इतिहास में एक और बड़ा अध्याय जुड़ने वाला है। जिस राफेल मरीन या राफेल एम का इंतजार पिछले कई वर्षों से किया जा रहा था, अब वही लड़ाकू विमान पहली बार भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर उतरने जा रहा है। लेकिन ये कोई सामान्य लैंडिंग नहीं होगी। ये होगा कैरियर इंटीग्रेशन ट्रायल, और इसकी शुरुआत ये तय करेगी कि आने वाले वर्षों में राफेल एम किस तरह भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। इस ट्रायल में फ्रांसीसी नौसेना का राफेल एम, फ्रांसीसी पायलट और भारतीय नौसेना के अधिकारी मिलकर कुछ महत्वपूर्ण परीक्षण करेंगे। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिरकार ये फर्स्ट फ्लाइट कैंपेन क्या है, आईएनएस विक्रांत पर कौन कौन से बदलाव किए जा रहे हैं, राफेल एम की पहली लैंडिंग इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, और 2028 में मिलने वाले राफेल एम के लिए भारत अभी से क्या तैयारियां कर रहा है, और क्या ये पूरा कार्यक्रम भारतीय नौसेना की ताकत को वाकई बदल देगा। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर किसी नए फाइटर को उतारना केवल विमान लेने या विमान खरीदने जितना आसान नहीं होता है। समुद्र के बीच हज़ारों टन वजनी जहाज़ लगातार लहरों के साथ ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसे में किसी लड़ाकू विमान को केवल उड़ाना ही नहीं, बल्कि सुरक्षित लैंड करवाना, दोबारा उड़ाना, हथियारों के साथ ऑपरेट करना और लंबे समय तक मेंटेन करना, इन सभी चीज़ों की अलग अलग जांच करनी पड़ती है, और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसी प्रक्रिया को कैरियर इंटीग्रेशन ट्रायल कहा जाता है। तो अब होने क्या वाला है, देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि पहली फ्लाइट कैंपेन होने वाली है। अब रिपोर्ट्स के अनुसार इस साल के अंत तक फ्रांसीसी नौसेना का राफेल एम पहली बार आईएनएस विक्रांत पर लैंड करेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विमान भारत का नहीं होगा, ये फ्रांस की नौसेना का एक ऑपरेशनल विमान होगा, और इसे उड़ाने वाले जो पायलट होंगे वो भी फ्रांसीसी होंगे। इसका उद्देश्य किसी विमान की डिलीवरी नहीं, बल्कि केवल ऑपरेशनल परीक्षण करना है। यानी ये देखना कि आईएनएस विक्रांत जो है ये किस प्रकार से राफेल एम के ऑपरेशन को हैंडल करता है। विक्रांत का जो फ्लाइट डेक है वो राफेल एम के लिए कितना उपयुक्त है, अस्टर्ड लैंडिंग गियर सही से काम कर रहे हैं या नहीं, टेल हुक लैंडिंग कितनी सुरक्षित है, इसकी जंप से टेक ऑफ में कोई समस्या तो नहीं आती, और डेक हैंडलिंग कितनी आसान रहती है। और दूसरी फ्लाइट कैंपेन इसके बाद होगी। अब ये इसके बाद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहली फ्लाइट कैंपेन केवल शुरुआती परीक्षण करेगी, और इसके बाद अगले वर्ष दूसरी फ्लाइट कैंपेन आयोजित की जाएगी। इस दौरान भारतीय नौसेना, डसाल्ट एविएशन और फ्रांस के विशेषज्ञ मिलकर एक डिटेल्ड मूल्यांकन करेंगे, और उसमें कई महत्वपूर्ण चीज़ों की जांच भी होगी, जैसे कि ऑपरेशन की प्रक्रिया हो गई, टेक ऑफ और रिकवरी हो गई, समुद्री मौसम में कैसा प्रदर्शन होता है ये हो गया, इंजीनियरिंग सपोर्ट, मेंटेनेंस सिस्टम और भारतीय नौसेना के एसओपीज़। यानी राफेल एम को भारतीय नौसेना के ऑपरेशन के अनुसार पूरी तरीके से तैयार किया जाएगा। और इसके लिए क्या आईएनएस विक्रांत में कोई बदलाव किए जा रहे हैं? कई लोगों को ऐसा लगता है कि नया विमान आएगा और सीधे जहाज पर उतर जाएगा, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। आईएनएस विक्रांत पर पहले से कई बदलाव शुरू हो चुके हैं, जैसे कि जो फ्लाइट डेक मार्किंग है इनमें बदलाव किया जा रहा है, मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ का विस्तार किया जा रहा है, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट लगाए जा रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स स्टोरेज बनाई जा रही हैं, ऑपरेशनल प्रोसीजर्स हो गए, और एयरक्राफ्ट हैंडलिंग इक्विपमेंट्स जो हैं ये भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और इन सभी का उद्देश्य राफेल एम को भविष्य में बिना किसी समस्या के ऑपरेट करना है। यानी केवल विमान ही नहीं बदलेगा, बल्कि पूरा कैरियर इकोसिस्टम उनके लिए तैयार किया जा रहा है। आप लोगों को लग रहा होगा कि हमने तो काफ़ी अध्ययन के बाद राफेल एम को चुना था, तो ये सब क्यों? देखिए, भारतीय नौसेना ने राफेल एम को अमेरिकी बोइंग एफ-18 सुपर हॉर्नेट के मुकाबले चुना था। दोनों विमानों का भारत में परीक्षण भी हुआ था, लेकिन अंततः राफेल एम ने बेहतर प्रदर्शन किया, और इसके पीछे के कई कारण थे। भारतीय ज़रूरतों के अनुसार इनका प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा। मिग-29K की जगह लेने की क्षमता इनके पास थी, और भारतीय वायुसेना क्योंकि राफेल को ऑपरेट करती है, तो कॉमनैलिटी फैक्टर भी था, जो कि ये डिसाइड करता है कि इनका मेंटेनेंस हमारे लिए कितना आसान होने वाला है। इसके अलावा इसमें आधुनिक एसा रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, मीटियोर मिसाइल, स्कैल्प क्रूज मिसाइल, एक्सोसेट एंटीशिप मिसाइल जैसे हथियार की क्षमता भी है, और यही वजह है कि भारत ने राफेल मरीन वेरिएंट को चुना। अब भारत ने 2025 में तकरीबन $7.5 अरब का समझौता किया, और इसके तहत भारतीय नौसेना को कुल 26 राफेल मरीन वेरिएंट मिलने वाले हैं। इनमें से 22 जो विमान हैं वो सिंगल सीट कॉन्फ़िगरेशन में होंगे, जबकि 4 जो विमान हैं ये ट्विन सीट एयरक्राफ्ट ट्रेनर होंगे, और इसके अलावा इन विमानों की डिलीवरी 2028 से शुरू होने की उम्मीद है।
तो आज भारतीय नौसेना के पास MiG-29 ऑपरेशनल है, लेकिन हम सब जानते हैं कि MiG-29 काफ़ी वर्षों से रखरखाव और उपलब्धता को लेकर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। भारतीय नौसेना कई बार इस चीज़ की कंप्लेन कर चुकी है कि MiG-29 की मेंटेनेबिलिटी जो इश्यूज़ हैं ये लगातार गहराते जा रहे हैं और उनके लिए बहुत लंबे समय तक इनको ऑपरेट कर पाना एक बड़ी चुनौती होगी। और ऐसे में राफेल मरीन वेरिएंट जो है ये हमारे लिए एक नई उम्मीद बनकर आएंगे। राफेल मरीन भारतीय नौसेना की नई कैरियर फाइटर फोर्स बनेगा। इससे कॉम्बैट कैपेबिलिटी बढ़ेगी, मेंटेनेंस आसान होगा, मिशन उपलब्धता बेहतर होगी, आधुनिक हथियारों का उपयोग संभव हो पाएगा। अब अगर हम खासियतों की बात करें तो कैरियर आधारित जो ऑपरेशन है इसके लिए राफेल एम कोई नॉर्मल वेरिएंट नहीं है। अब क्योंकि नाम में मरीन जुड़ा है तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे जो विशेष बदलाव हैं वो किए गए हैं। अगर हम बदलावों की बात करें तो राफेल एम में आपको एक मजबूत लैंडिंग गियर देखने को मिलता है, रीइंफोर्स्ड एयरफ्रेम देखने को मिलता है, टेल हुक सिस्टम देखने को मिलता है, कैरियर कंपैटिबल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, एसा रडार देखने को मिलता है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट हो गया, आधुनिक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी हो गई और प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स को लॉन्च करने की जो कैपेबिलिटी है ये भी देखने को मिल जाती है। यानी ये केवल वायुसेना वाला राफेल नहीं है बल्कि समुद्री युद्ध के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया संस्करण है। अब इससे भारत को बहुत फायदा मिलेगा। जब राफेल एम पूरी तरीके से भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा तो आईएनएस विक्रांत की स्ट्राइक कैपेबिलिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में अधिक प्रभावी तरीके से एयर पावर को प्रोजेक्ट कर पाएगी, कैरियर बैटल ग्रुप की सुरक्षा मजबूत होगी और दुश्मन के जो जहाज़ हो गए, एयर डिफेंस हो गया और जो समुद्री ठिकाने हैं उन पर हमारे लिए लंबी दूरी से हमला कर पाना बहुत आसान हो जाएगा। साथ ही साथ भारतीय नौसेना का जो कैरियर एविएशन है वो पूरी तरीके से एक नई पीढ़ी में प्रवेश करेगा। अब इसके अलावा अगर हम कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट की बात करें तो आपको हम लोग डिफेंस अपडेट के माध्यम से अवगत करवाते रहे हैं कि भारतीय नौसेना सिर्फ स्टॉक राफेल एम नहीं लेने वाली। स्टॉक इन द सेंस कि हम सिर्फ उन कैपेबिलिटीज़ के साथ इसे एक्सेप्ट नहीं करने वाले जो फ्रांस हमें ऑफर कर रहा है। भारत अपना इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट पैकेज भी ला रहा है जहां पर हमें भविष्य में अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 और रुद्रम जैसी मिसाइल्स देखने को मिल सकती हैं और मोस्ट प्रोबेबली हमें ब्रह्मोस एनजी का जो इंटीग्रेशन है वो भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आईएनएस विक्रांत पर राफेल एम की पहली लैंडिंग केवल एक परीक्षण नहीं है बल्कि भारतीय नौसेना के भविष्य की एक शुरुआत है। 2028 में राफेल मरीन के शामिल होने से पहले ही भारत छोटी बहुत चुनौतियां जो है उनको पूरा कर लेना चाहता है ताकि किसी प्रकार की समस्या ना रहे। कैरियर इंटीग्रेशन ट्रायल, फ्लाइट कैंपेन और आईएनएस विक्रांत में किए जा रहे बदलाव यही साबित करते हैं कि भारतीय नौसेना आने वाले दशक के लिए अपनी समुद्री युद्ध क्षमता को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी कर रही है। अगर सब कुछ योजना के अनुरूप चलता है तो अगले कुछ वर्षों में आईएनएस विक्रांत पर राफेल एम नियमित रूप से उड़ान भरता दिखाई देगा और भारतीय नौसेना की शक्ति पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि भारत ने पहले से तैयारी शुरू करके सही किया या आप भी मानते हैं कि भारत को अभी यहाँ पर बहुत लंबा सफर तय करना है? और क्या आप इस बात से सहमत है कि भारतीय नौसेना को अतिरिक्त राफेल एम खरीदने चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।